अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनाएं। मैम, आप ठीक हैं? जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वॉइस क्लियर है मेरी? जी मैम। जी यस मैम। मैम। ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से? सबको समझ आ गई थी लास्ट लेक्चर की? जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था, उन्हें समझ आ गई थी लास्ट लेक्चर की? मैम हमने लिया नहीं था लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो आ गई थी। आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर पूछ ले। श्योर मैम, ओके। ओके मैम। आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो साथ-साथ आप डाउनलोड करते जाएँ, ताकि आप जो है वो क्योंकि ज़ूम से डिलीट हो जाएँगी ऑटोमैटिकली, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये है कि आपको यूट्यूब पे भी आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मिल जाएँगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट लेक्चर में से? मैं आज वाला स्टार्ट कर दूँ फिर? यस मैम। ठीक है बेटा। आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है वो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज के, और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो एरोबिक एक्सरसाइज के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन है, उसने कुछ की टर्म्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो बेसिकली जिनके बारे में आपका नो हाउ होना ज़रूरी है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ ली हुई है, तो बहुत सी चीज़ें आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक तो सबसे पहले जो की टर्म है दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी, कि बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी क्या है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन, कोई भी बॉडी मूवमेंट जो कि आपके स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो, ठीक है? और जब स्केलेटन मसल्स में ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। तो कोई भी बॉडीली मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स की वजह से हो और जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए रेस्टिंग की निस्बत, तो उसको आप कहते हैं दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। एक और चीज है जो जरूरी है समझना दैट इज फिजिकल फिटनेस, कि फिजिकल फिटनेस बेसिकली क्या है। फिटनेस को हम एज जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं कि आपकी ये एबिलिटी कि आप अपने फिजिकल वर्क को परफॉर्म कर सकें, वो आपकी फिटनेस है। ठीक है? तो अब कोई भी आपने फिजिकल परफॉर्म करना है वर्क, तो उसके लिए आपकी कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शन, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी एंडोरेंस, आपकी मस्कुलर स्केलेटन फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजों का होना जरूरी है। तो ऑप्टिमम जो बॉडी कॉम्पोजिशन है बेसिकली, जब भी आप डिस्क्राइब करते हैं फिटनेस को, तो उसमें ये होता है कि कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शंस नॉर्मल हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, मसल की एंडोरेंस अच्छी है, मसल जो है आपके दे आर फ्लेक्सिबल एनफ। तो इस चीज को आप कहते हैं कि बंदा बड़ा फिट है, फिजिकली फिट है। ठीक है? तो खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए इंडिविजुअल्स को चाहिए कि वो रेगुलरली जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम है, जिनमें लार्जर मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारे कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम को चैलेंज करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब बात यह है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम को चैलेंज करती हैं, जैसे जॉगिंग, जैसे वॉकिंग, जैसे बाइकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, या फिर ट्रेनिंग अगर हम करते हैं वेट्स के साथ। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारी जो कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चैलेंज करते हैं। तो हर बंदे का जो फिटनेस लेवल है वो पुअर से बेस्ट की तरफ जो है वो रेंज करता है, और ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट इस चीज पे है कि आपकी कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है जब आपने फिजिकल फिटनेस जो है उसको परफॉर्म किया।
इसमें जो बेसिक चीज है दैट इज ऑक्सीजन कंजप्शन। अब बात यह है कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो क्या है। VO2 max के बारे में आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। VO2 max के बारे में आप लोगों ने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी की ये कैपेसिटी कि वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करे, ठीक है, कि आपकी बॉडी की ये कैपेसिटी कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही है, ये आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, जिसको हम VO2 max से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये हम तब मेजर करते हैं जब हम ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हों जिनमें हमारे लार्जर मसल ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि वॉकिंग, जैसे कि रनिंग। ऐसी एरोबिक एक्सरसाइजेज जिनमें लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स का इस्तेमाल हो और जिनमें हम ये देखें कि कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन है ये हम एक्सप्रेस करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और हम हमेशा जो ऑक्सीजन है उसको मिलीलीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन हुई है वो इस तरह होती है मिलीलीटर पर केजी पर मिनट, के पर मिनट हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है मिलीलीटर्स में, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कार्डिक फंक्शन, ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज और हमारे मसल्स की जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है उस पे डिपेंडेंट है। तो ये वाली तो बात हो गई है VO2 max की। नेक्स्ट वन है एंडोरेंस। एंडोरेंस आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी बॉडी की एबिलिटी कि वो किसी भी एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर सके। अब हमने लास्ट में पीछे भी पढ़ा था कि एंडोरेंस दो तरह की होती हैं, जनरल है और लोकल है। अगर हम लोकल की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारी मस्कुलर एंडोरेंस है, और अगर हम जनरलाइज्ड की बात कर रहे थे तो वो हमने बात की थी कि जो कार्डियो पल्मोनरी एंडोरेंस है या जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है दैट इज बेसिकली अ जनरलाइज्ड एंडोरेंस। तो मेजर ऑफ फिटनेस जो है दैट इज एंडोरेंस, ठीक है। तो अगर हम लोकल की बात करेंगे जिसमें हमने बात की थी कि मस्कुलर एंडोरेंस है, तो आपके आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स की एबिलिटी कि वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर सके, दैट इज मस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ये होती है कि हमारे जो बॉडी है उसकी ये एबिलिटी कि वो लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स की डायनामिक एक्सरसाइज को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सके। अब वो डायनामिक एक्टिविटी कौन सी है, वही वॉकिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, ठीक है, और जॉगिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है। ये सारी चीजें जो है ये हमारी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में आती हैं। एंडोरेंस का बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो फटीग है, तो एंडोरेंस जो है वो आपकी फटीग को रेजिस्ट करती है। उसके बाद है एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। कि एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग क्या है, जिसको हम कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब कंडीशनिंग का क्या मतलब है, आपने किसी पेशेंट का एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया, ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम जो उसके मसल की एनर्जी यूटिलाइजेशन को ऑगमेंट कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, ठीक है। तो इस चीज को आप कहते हैं कि आपने मसल की कंडीशनिंग कर दी कि अब मसल्स जो हैं वो इफेक्टिवली जो एनर्जी है, जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपके मसल्स यूटिलाइज नहीं कर पाते तो आपके जो जैसे मस्कुलर स्पैज्म हो जाता है, जिसको आप खलियां पड़ना कहते हैं, या लैक्टिक एसिड जो है उसकी अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली एरोबिक एक्सरसाइज की जो ट्रेनिंग्स हैं ये आपकी जो मसल्स हैं उसकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको ऑगमेंट करते हैं। अब जो भी आपकी मसल्स में एबिलिटी इंप्रूवमेंट आई है एनर्जी की, वो किस किस वजह से होती है कि एक्सरसाइज से आपके जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं उनके लेवल बढ़ जाते हैं मसल्स के अंदर। एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ जाती है, एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बढ़ जाता है, एक्सरसाइज से हर मसल फाइबर को जो कैपिलरी सप्लाई मिल रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कि एक्सरसाइज जो है ये सारी चीजें बढ़ाता है, तो इसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं उनकी जो एनर्जी यूटिलाइज करने की एबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ऑगमेंट हो जाती है। लेकिन जो एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग है वो भी जैसे बाकी एक्सरसाइज फिट प्रिंसिपल पे बेस करती हैं, तो ये भी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ये भी फिट प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। सेकेंडली ट्रेनिंग इस तरह की हो
जो आपकी मस्कुलर और जो आपकी कार्डियोवास्कुलर अडेप्टेशंस हैं वो प्रोड्यूस करे। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कार्डियोवास्कुलर इंप्रूवमेंट हो रही है? कि पेशेंट की एंडोरेंस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर स्पोर्ट की, वो भी हमारी स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है। स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि आपने जिस तरह के आप रिजल्ट चाहते हैं, आप उस तरह की स्पेसिफिक जो डिमांड्स हैं, जो स्पेसिफिक चीज है, वो इम्पोज करते हैं मसल के ऊपर। जैसे अगर मैंने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है तो मैं वेट के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। मैंने अगर एंडोरेंस को इम्प्रूव करना है तो मैं रेपिटेशंस पे फोकस करूंगी। इसी तरह से अगर मैं किसी स्विमर की स्विमिंग इनहेंस करना चाहती हूँ तो मैं उसको स्विमिंग ही कराऊंगी। तो स्विमिंग कराने से उसकी स्विमिंग की परफॉर्मेंस एनहांस होगी, ट्रेडमिल की रनिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स में भी स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल होते हैं कि आप स्पेसिफिकली जिस चीज में पेशेंट की ट्रेनिंग कराते हैं, उसी में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस होती है। तो ये वाली तो बात हो गई है एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग के साथ। नेक्स्ट वन है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। फिर आप एक नई चीज चेंज करते हैं, जैसे ओवरलोड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, फिर आप उससे ज्यादा एक लोड इम्पोज करते हैं। तो अडेप्टेशन बेसिकली क्या है कि जब आप ट्रेनिंग करते रहते हैं तो ओवर टाइम आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपके जो मसल्स हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं और फिर आपको नई जो ट्रेनिंग स्टिमुलस है वो देना पड़ता है। तो अब ये जो चेंज आता है, ये शुरू में एकदम से नहीं आ जाता। सिग्निफिकेंट चेंजिंग्स जो है वो 10 टू 12 वीक्स के बाद आना शुरू होते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर और आपके मस्कुलर जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर। अब ये जब भी चेंजिंग्स आती हैं तो एडेप्टेशंस आती हैं। एडेप्टेशंस क्या करती हैं? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, आपके मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। आपकी जो एडेप्टेशंस हैं वो आपके न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, बायोमैकेनिकल जो चेंजिंग्स आती हैं कार्डियोवास्कुलर में और मस्कुलर सिस्टम में, उससे हमें नजर आती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में क्या एडेप्टेशंस आती हैं। अब जो अडेप्टेशंस हैं ये भी डिपेंडेंट है कि किस तरह का स्टिमुलस आप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है हमारे फिट प्रिंसिपल के ऊपर कि आपने किस तरह का स्टिमुलस या किस थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो सिस्टम्स हैं वो उसको अडेप्ट कर लेंगे। अब वो पर्सन जिसका लो लेवल ऑफ फिटनेस है, ऑब्वियस बात है उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वो पर्सन जिसका हाई लेवल ऑफ फिटनेस है। जैसे सपोज अगर गिलास खाली है बिल्कुल, तो उसमें कैपेसिटी ज्यादा है, मैं ज्यादा पानी भर सकती हूँ। लेकिन अगर गिलास ऊपर तक फिल है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी जगह है जहां पानी नहीं है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा पानी है जो अपने अंदर भर सकता है। तो सेम यही चीज है कि जब आप एक्सरसाइज की ट्रेनिंग कराते हैं तो अडेप्टेशंस वेरी करती हैं। अगर एक पेशेंट बिल्कुल ही लो लेवल ऑफ फिटनेस पे है, तो आपके पास ज्यादा मार्जिन है उसको फिजिकली फिट करने का एज कंपेयर टू अ हाई लेवल ऑफ फिटनेस। जैसे कोई एथलीट है, वो पहले से फिजिकली इतना फिट है कि आपके पास और ज्यादा मार्जिन नहीं है उसको फिजिकली फिट करने का। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हमारी अडेप्टेशन के ऊपर आ गई। नेक्स्ट वन है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। सेम वही चीज है, सिर्फ क्या फर्क है कि हमारे जो मायोकार्डियम है, हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मायोकार्डियल मसल्स कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, दैट इज बेसिकली मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो हमारी हार्ट रेट से, हमारे सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर से, हमारे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी से और आफ्टर लोड से रिप्रेजेंट होती है। अब आप लोगों को हार्ट रेट का, बीपी का, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का पता होगा। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड बेसिकली हम जो लेफ्ट हमारे वेंट्रिकुलर वॉल है उसकी टेंशन और जो हमारा एओर्टिक प्रेशर है उससे हम डिटरमिन करते हैं। बेसिकली ये जो आफ्टर लोड है ये हमारी वेंट्रिकुलर फोर्स है जो हमें रिक्वायर्ड होती है जब हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हार्ट जो है उसके दो फेजेस होते हैं, डायस्टली के और सिस्टली के, जिसको कोई लोग सिस्टोल भी कहते हैं। अच्छा, अब डायस्टली और सिस्टली जो है, जब सिस्टली का बिगनिंग होती है तो उस टाइम पे हमारे एओर्टिक वॉल्व जो हैं वो खुलते हैं। दो तरह के वॉल्व होते हैं हार्ट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिट्रल वॉल्व है और एओर्टिक वॉल्व है। तो जब एओर्टिक वॉल्व में खुलना होता है, जब हमारा सिस्टली का प्रोसेस शुरू होता है,
तो उस टाइम पे वेंट्रिकुलर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली आफ्टर लोड जो है ये वो वेंट्रिकुलर फोर्स है जो हमारे एओर्टिक वाल्व को खुलने के लिए जरूरत है। तो बेसिकली जो हमारे मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन है ये इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई है हमारी मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन के साथ। तो अब क्या है इसमें बात कि हमारे जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमेशा बैलेंस होता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई का और डिमांड का। ठीक है, कि जब भी हमें मैक्सिमम एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी सप्लाई भी होती जाती है और हमारे जो मसल्स हैं वो इसको यूटिलाइज करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हेल्दी नहीं है, जिनमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, उनका जैसे अंजाइना के पेशेंट्स हैं या एमआई के पेशेंट्स हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के, तो क्या है कि उनकी डिमांड ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। तो क्या होगा, मायोकार्डियल जो मसल्स हैं उनका इस्कीमिया हो जाएगा फर्दर। तो इसलिए मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो एक्सरसाइज के दरमियान होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वो हमारी 70 to 75% जो है ऑक्सीजन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं रेस्टिंग के दौरान। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है एक्सरसाइज में, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज में जब कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो फिर हमारी जो जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो रही हो तो उस केस में हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनका इस्कीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन जो एक टर्म है दैट इज डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग बेसिकली क्या है, अगर आप प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हो, ठीक है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स जिनको कोई एक्यूट इलनेस हो गई है या कोई लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है क्रॉनिक, तो क्या होगा कि वो बेड रेस्ट पे हैं, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, उनकी डीकंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन है वो कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंडेंट है कि आपका बेड रेस्ट कितने प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे डीकंडीशनिंग में एज का बड़ा रोल है, डीकंडीशनिंग में आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है कि आपकी एज भी ज्यादा है, आपका लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, तो ऑब्वियस बात है आपके ऊपर डीकंडीशनिंग के ज्यादा अफेक्ट आएंगे एज कम्पेयर टू अ यंग अडल्ट जिसको कोई इंजरी हुई, वो कुछ अरसे के लिए बेड बाउंड हुआ लेकिन फिर दोबारा से उसने अपना जब बेड रेस्ट खत्म हुआ और दोबारा से अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ वो गया, तो उसने दोबारा से गेन कर लिया अपनी जो भी डीकंडीशनिंग हुई थी, दोबारा से वो रिकंडीशनिंग की तरफ चला गया। अब प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से क्या-क्या डीकंडीशनिंग हो सकती है, मसल मास कम हो सकता है, मसल की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, आपके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जिसको हमने कहा कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, प्लाज्मा वॉल्यूम, हार्ट का वॉल्यूम, ऑर्थोस्टैटिक टॉलरेंस, एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड बोन मिनरल डेंसिटी। अब इसमें समझ आती है कि ऑर्थोस्टैटिक टॉलरेंस क्या है। ऑर्थोस्टैटिक टॉलरेंस बेसिकली जैसे आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा हो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में, कि पेशेंट जब एकदम से अपना पोस्चर चेंज करता है तो क्या होता है, उसको चक्कर आते हैं, उसको ड्राउजीनेस होती है, उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। तो ऑर्थोस्टैटिक टॉलरेंस पे ये है कि पेशेंट एकदम से अपना जब पोस्चर चेंज करता है, जैसे सिटिंग से स्टैंडिंग में आता है, तो ऑब्वियस बात है ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो जो ग्रेविटी एक फोर्स इम्पार्ट कर रही है वो उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, तो डीकंडीशनिंग की वजह से जो आपकी ऑर्थोस्टैटिक टॉलरेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, आपका बैलेंस आउट हो जाता है, रिस्क ऑफ फॉल जो है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो डीकंडीशनिंग के इफेक्ट्स हैं। क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो गई, कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया और मसल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वन है एनर्जी सिस्टम। हम तब से बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड है एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए। अब बात यह है कि एनर्जी जो सिस्टम्स हैं वो कौन-कौन से हैं जो आपको एक्सरसाइजेस के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये वही चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं जिनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का पढ़ा होगा, एटीपी ब्रेक डाउन का पढ़ा होगा कि एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और साथ में फास्फोरस जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिक सिस्टम है जिनमें आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कि वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और साथ में जो फास्फोरस है उसको रिलीज कर देते हैं और फिर दोबारा से मसल जो है इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है जब एक्टिन मायोसिन के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब जो एनर्जी सिस्टम है वो तीन है।
कौन कौन से हैं? फॉस्फोजन, जिसको आप एटीपी पीसी सिस्टम भी कहते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और पीसी मतलब फॉस्फोक्रेटिनिन। दूसरा है एन एरोबिक ग्लाइकोलिटिक, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है, जिसमें आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये एन एरोबिक है। थर्ड वन है एरोबिक सिस्टम। अब ये तीन सिस्टम क्या है? फर्स्ट वन है फॉस्फेजन और एटीपी पीसी। एटीपी पीसी में क्या होता है कि आपके फॉस्फोक्रेटिनिन और एटीपी जो है ये आपके मसल सेल में स्टोर्ड होते हैं। अब ये मसल सेल में स्टोर्ड हैं तो ये केमिकल फ्यूल सोर्स है आपके लिए, ठीक है, ये फ्यूल है आपका जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉस्फोक्रेटिनिन की फॉर्म में। ये भी एनएरोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। जब मसल रेस्ट पे होता है तो आपकी जो सप्लाई है एटीपी की और आपके जो फॉस्फोक्रेटिनिन है इसकी सप्लाई रिप्लेनिश हो जाती है, ठीक है। अब बात यह है कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इनकी कैपेसिटी और पावर किस तरह की है। अगर हम बात करते हैं एटीपी पीसी सिस्टम की, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो स्मॉल है, लेकिन इस सिस्टम की पावर बड़ी अच्छी है, ये बहुत ग्रेट पावर जनरेट करता है, ठीक है, कि 3.7 पर मोल 3.7 मोल एटीपी जो है ये पर मिनट जनरेट करता है, इतनी पावर ये जनरेट करता है। अच्छा, ये वाला सिस्टम जो है ये जो आपको जैसे आपको एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं इंटेंस एक्सरसाइज, उसके फर्स्ट 30 सेकंड्स में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो आपका एटीपी पीसी सिस्टम है। जैसे मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के जो फर्स्ट 30 सेकंड्स होते हैं मेरे, सॉरी, तो फर्स्ट 30 सेकंड में जो मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैं अपने काम जो कुछ एक्टिविटीज हैं उनको कर सकूं फौरन से, तो वो वाली जो मेरी एनर्जी है वो एटीपी पीसी सिस्टम से मिलती है। सेकंड सिस्टम है एन एरोबिक। 30 के बाद 30 से 90 सेकंड तक के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए उसमें जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे मिलेगी वो एन एरोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम से मिलेगी। एन एरोबिक ग्लाइकोलिटिक में फ्यूल सोर्स जो होते हैं वो हमारे ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है। एटीपी वाले में कौन से थे? उसमें फॉस्फोक्रेटिनिन था पीसी सिस्टम में। एन एरोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में ग्लाइकोजन हमारा फ्यूल सोर्स है। एन एरोबिक है तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। एटीपी जो है वो मसल सेल के अंदर बन गए। आप सबको पता है जब भी एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कैपेसिटीज की और पावर की। हमने कहा था कि एटीपी पीसी सिस्टम की कैपेसिटी स्मॉल है, जो एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक है उसकी कैपेसिटी इंटरमीडिएट है और इसकी पावर भी इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, ये इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं करता। जो पीसी सिस्टम है वो 3.7 मोल करता है, जबकि जो हमारा एनारोबिक है उसकी जो पावर है दैट इज 1.6 मोल, ठीक है, कि उससे कम है, इंटरमीडिएट है। और ये हमें सोर्स प्रोवाइड करता है एनर्जी का 30 से 90 सेकंड तक। जो एरोबिक सिस्टम है इसमें जो मेन फ्यूल है वो हमारे फैट्स हैं, हमारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। हमारे इसके अंदर एटीपीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। हमारी जो ये सिस्टम है इसकी कैपेसिटी ग्रेट है, लेकिन इसकी जो पावर जनरेशन है वो सबसे कम है, स्मॉलर है, ठीक है, 1 होती है, इसकी 1 मोल होती है। अब हमारा जो प्रीडोमिनेंट सिस्टम है जो सेकंड मिनट ऑफ एक्सरसाइज में काम करता है वो एरोबिक है। फर्स्ट 36 सेकंड्स में एटीपी पीसी सिस्टम, 30 से 90 सेकंड में एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। अब उसके बाद जाहिर सी बात है हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसका मतलब है 90 सेकंड से अगर ये जा रहा है तो दूसरा मिनट स्टार्ट हो गया है। तो दूसरे मिनट में आगे जितनी भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, उसको जो एनर्जी सप्लाई करनी है वो हमारे एरोबिक सिस्टम ने करनी होती है। तो ये बेसिक 3 एनर्जी सिस्टम्स हैं जो हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर में हेल्प आउट करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी हम एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन है रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। आप सबको पता है आपके मोटर यूनिट्स हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, ठीक है। तो मोटर यूनिट्स जिस तरह का रेट ऑफ वर्क होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो मोटर यूनिट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें सिलेक्टिव फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे एंडोरेंस में स्लो ट्विच फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, और अगर आपको पावर और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं उनकी एक ही टाइप है, दे आर ऑफ टाइप 1, और जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, टाइप 2A एंड टाइप 2B, ठीक है। अब बात यह है कि इन सब में क्या फर्क है। स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं उनका नाम ही बता रहा है कि वो स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स है उनके अंदर, लेकिन इनमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, इनकी हाई ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है,
जिसकी वजह से ये हमारी वो एक्टिविटीज जिनमें एंडोरेंस बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि ये स्टार्ट भी देर से होते हैं, लेकिन ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं जिनमें सिर्फ एंडोरेंस रिक्वायर्ड होती है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब फास्ट ट्विच फाइबर्स की दो तरह की टाइप्स हैं, टाइप 2A एंड टाइप 2B। जो टाइप 2B है इनका फास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स है, लेकिन इनमें मायोग्लोबिन कंटेंट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कम है, जबकि स्लो ट्विच फाइबर्स रिच इन मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनकी हाई ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी है और ये उस तरह की एक्टिविटीज जिनमें अचानक से बहुत ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, उन एक्टिविटीज में जो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं। थर्ड टाइप थी टाइप 2A। टाइप 2A जो है इसमें टाइप 1 और टाइप 2 भी फाइबर्स दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चाहे एरोबिक एक्टिविटीज हो चाहे नॉन एरोबिक एक्टिविटीज हो, ये दोनों तरह की एक्टिविटीज में जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये वाली तो बात हो गई है मोटर फाइबर्स के साथ। नेक्स्ट वन है एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, एक्सपेंस होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में, उनको नॉर्मली हम किलो कैलोरीज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज को हम हमेशा कहते हैं कि लाइट एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी है या हैवी एक्टिविटी है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। अगर ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी तो हम कहेंगे हैवी एक्सरसाइज थी, अगर कम होगी तो हम कहेंगे लाइट एक्सरसाइज थी, अगर मॉडरेट होगी तो हम कहेंगे कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज थी ये। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है इसको हम किलो कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली जो किलो कैलोरी है वो क्या है, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड है। ठीक है, किलो कैलोरी बेसिकली हम कहते हैं मेजर एक्सप्रेसिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर टू 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, कि 1 kg के पानी को अगर हम 1 सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं, उसको रेज करते हैं, तो उसमें जितनी हीट लगती है वो हमारी 1 किलो कैलोरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम ये कहते हैं कि हमारी जो 1 किलो कैलोरी है वो हमारी कितनी ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है। जैसे 5 किलो कैलोरीज जो हैं वो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम के इक्वल होती हैं। ठीक है, 5 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1 लीटर ऑक्सीजन कंजप्शन। अच्छा, सेकंड वन है MET। A MET is defined as the oxygen consumed per kilogram of body weight per minute। ठीक है, ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम हुई है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के अकॉर्डिंगली, जैसे ml पर kg पर मिनट। ठीक है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मली जो 3.5 ml होता है हमारा वो पर kg पर मिनट के इक्वल होता है, कि हमारी पर kg पर मिनट में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है मिलीलीटर्स में दैट इज 3.5 ml। ये बस ऐसे ही पढ़ने के लिए है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जो हमारे एवरेज इंडिविजुअल्स हैं जो डेली टास्क में एनर्जी उनकी यूटिलाइज होती है दैट इज 1800 टू 3000 किलो कैल पर डे, जबकि एथलीट्स जो अपनी इंटेंस ट्रेनिंग में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं दैट इज 10,000 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो ये उस तरह से हमारा जो एनर्जी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर्स है वो इस तरह से है। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एरोबिक एक्सरसाइज, कि आपकी जो जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं। दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेज और रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी रिस्पॉन्सेज। कार्डिक रिस्पॉन्सेज क्या आते हैं, आपने एक्सरसाइज की तो सबसे पहले एक्सरसाइज से आपके एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स आएगा। एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जब भी आपकी एक्सरसाइज आप करते हैं तो क्या होता है, जनरलाइज्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जनरलाइज्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि आपकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी वो क्या करेगी कि आपका जो ब्लड है उसको, जो नॉन वर्किंग आपके मसल्स हैं, जैसे मैं एक मसल इस्तेमाल कर रही हूँ एक्सरसाइज में तो मेरा वो वर्किंग मसल है, बाकी की जो मेरी बॉडी है, मेरी किडनीज है, लीवर है, स्प्लीन है, जो मेरे नॉन वर्किंग मसल्स हैं, वहां से सारे का सारा ब्लड शंट होके मेरे वर्किंग मसल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वर्किंग मसल की कम हो जाएगी कि उसको अच्छी ब्लड सप्लाई मिली है, तो वहां पे वर्किंग मसल के पास जो आर्टीरियल वास्कुलर बेड में रेजिस्टेंस थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अब क्या हुआ कि मेरे डिक्रीज जब होगा वर्किंग मसल में,
तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये चीजें मिलके क्या करेंगी, मेरे जो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं स्केलेटन मसल्स में, जिसमें मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, उसको एक्टिवेट कर देंगी। जब मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, वो अब पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है उसको कॉज करेगा। ठीक है, जब पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी मेरे नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स में, तो उसकी वजह से फर्दर मेरे जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो बढ़ जाएगी। मायोकार्डियल एक्टिविटी के बढ़ जाने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा और मेरा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज ने मेरी जनरलाइज वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज की कि मेरे वो नॉन वर्किंग मसल्स जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं है या मेरे जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड शंट करके मेरे वर्किंग मसल की तरफ जाएगा। वहां पे जब ब्लड जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो मेरे जो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो एक्टिवेट होंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन फर्दर कॉज करेगी जनरलाइज्ड पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से मेरी जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब सिस्टली मेरा इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कार्डिक रिस्पॉन्स है जो एक्सरसाइज की वजह से आता है। ठीक है, दूसरा है पल्मोनरी रिस्पॉन्स। कि रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स क्या आता है, जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी चेंजिंग्स आती हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। गैस एक्सचेंज बढ़ेगा क्योंकि आप जो एक्सरसाइज करने लगे हैं आपने फर्स्ट और सेकंड ब्रेथ लिया है, तो आपकी गैसेस एक्सचेंज हुआ O2 और CO2 का। अब क्या होगा, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो आपकी जो मसल का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मस्कुलर मेटाबॉलिज्म जब बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं वो O2 को आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से निकले, क्योंकि आपके मसल्स को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मसल का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपका ब्लड में से ऑक्सीजन निकल रहा है क्योंकि उसने मसल की तरफ जाना है। तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन निकल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से एच पॉजिटिव आयंस जो है वो इंक्रीज कर गए। एच पॉजिटिव आयन बढ़ गए, आपका टेम्परेचर वहां पे राइज कर गया। टेम्परेचर राइज किया है तो एपिनेफ्रीन बढ़ गया, एपिनेफ्रीन बढ़ गए तो आपके जो मेटाबोलाइट्स है वो इंक्रीज कर गए। अब मेटाबोलाइट्स इंक्रीज करेंगे तो वहां पे जो आपके बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपका वोलेंट्री कंट्रोल है रिस्पायरेशन का, ये सारी चीजें स्टिमुलेट हो जाएंगी। अब जब वोलेंट्री कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन स्टिमुलेट होंगे तो ये आपके रिस्पायरेशन को बढ़ा देंगे, आपका रिस्पायरेटरी रेट उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। जब रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन आ गई, क्यों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम हो गई थी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। तो आपने अपना रिस्पायरेटरी रेट जो है उसको इम्प्रूव कर लिया। जब रिस्पायरेटरी रेट बढ़ गया तो आपके रिस्पायरेटरी रेट की बढ़ने की वजह से हाइपर वेंटिलेशन हुई। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो एक्सरसाइज की वजह से रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्सेज भी इंक्रीज करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये बेसिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारी एरोबिक एक्सरसाइज से आता है। नेक्स्ट क्या है, आपने पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट कराना है तो आपको उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या पेशेंट जो है वो हेल्दी है या पेशेंट में कोई रिस्क फैक्टर है, पेशेंट में कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइजेस डायरेक्टली हिट करती हैं आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको। तो अगर पेशेंट को एमआई है, खुदा ना खास्ता एंजाइना है, कोई कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस बात है वो एरोबिक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी कंडीशन जो है वर्सन हो सकती है। हमने इंटेंसिटीज को माइंड में रखना होता है, तो हम उसके लिए पहले पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं। हेल्दी सब्जेक्ट्स में टेस्टिंग डिफरेंट है,
इंडिविजुअल जो एट रिस्क होते हैं, जो कन्वल्सिंग होते हैं, उनमें जो टेस्टिंग है दैट इज डिफरेंट। तो अगर हमने हेल्दी सब्जेक्ट्स की फिटनेस टेस्टिंग करनी है, सिंपल आपने क्या किया, उसके लिए हम दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फील्ड टेस्ट और मल्टी स्टेज टेस्टिंग। जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं जो एट रिस्क होते हैं, उनमें हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फील्ड टेस्ट क्या है। आपने पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करना है। आप क्या कहते हैं पेशेंट को कि वो 1.5 माइल्स जो है वो डिस्टेंस कवर करे, भागे, ठीक है, रन करे 12 मिनट्स के अंदर। तो इससे आप कोरिलेट कर लेते हैं, आप मेजर कर लेते हैं उसकी VO2 मैक्स को, ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ यंगर पर्सन में करा सकते हैं। ओवरऑल हम मिडिल एज जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें नहीं करा सकते, और अगर उनमें कराएं ये वाले टेस्ट तो हमें केयरफुली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम फील्ड टेस्ट में 1.5 माइल के बजाय हम पेशेंट को 6 मिनट वॉक टेस्ट करा देते हैं, या 1 माइल वॉक टेस्ट करा देते हैं, या स्टेप टेस्ट करा देते हैं कि वो स्टेप्स लेने हैं उसने, ठीक है। तो ये वाले जो टेस्ट हैं वो ज्यादा सूटेबल होते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते। जैसे मैं हेल्दी हूँ लेकिन मैं फिजिकली उस तरह से एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जॉगिंग या वॉकिंग नहीं करती। तो हेल्दी तो सब्जेक्ट थे लेकिन फिजिकली उस तरह से एक्टिव नहीं थे जैसे एथलीट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने 6 मिनट वॉक टेस्ट करा दिया या स्टेप टेस्ट करा दिया। तो इस तरह के टेस्ट को हम फील्ड टेस्ट कहते हैं। एक दूसरा टेस्ट होता है दैट इज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज जो टेस्ट होते हैं उसमें हम VO2 मैक्स को मेजर करते हैं, जो डिफरेंट सैंपल्स हैं एक्सपायर्ड एयर के, उसको एनालाइज करके। एक्सपायर्ड एयर के डिफरेंट सैंपल को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं? हम पेशेंट को सपोज ट्रेडमिल के ऊपर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। हमने ट्रेडमिल की 4 to 6 स्टेजेस बना ली। हर जो स्टेज है वो किस तरह से डिफरेंट है कि हमने उसमें स्पीड डिफरेंट रखी है ट्रेडमिल की। अब हर स्टेज पे हम पेशेंट को 3 से 6 मिनट देते हैं, और पेशेंट को ट्रेडमिल कराते हुए हम उसको ECG मॉनिटरिंग जो है वो लगा देते हैं। ECG के जितने भी प्रोब्स हैं वो हम उसकी बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, और हम पेशेंट को कहते हैं कि अब जो है वो ट्रेडमिल करे, और हर डिफरेंट स्टेजेस पे हमने स्पीड डिफरेंट कर दिया। तो हर स्टेज पे हमने ECG मॉनिटरिंग की है, और हम ऑक्सीजन जो अपटेक है उसको मेजर करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट कितनी ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज कर रहा है हर स्टेज के ऊपर, जबकि हम वर्कलोड हर स्टेज का बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ओवरऑल देखना होता है कि कितनी पेशेंट ने अपनी जो ऑक्सीजन है उसको कितना अपटेक किया। तो ये वाला तो है मल्टी स्टेज। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस टेस्टिंग। अब वो पेशेंट जो जिनमें हम स्ट्रेस टेस्टिंग कराते हैं उनमें पहले हमें चाहिए कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें, उनकी पहले हम मॉनिटरिंग करें प्रॉपर ECG से, ताकि हम उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें, रेस्ट पे भी, एक्सरसाइज के दरमियान में भी, और जब एक्सरसाइज के बाद हमने उन्हें दोबारा से रिकवरी पीरियड दिया है उसके अंदर, ताकि हमें आइडिया हो कि एट रिस्क जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने वर्कलोड को चेंज करते रहना है। किस तरह से कि अगर आप उसको ट्रेडमिल पे करा रहे हैं स्ट्रेस टेस्टिंग, या अगर आप उसको बाइसाइकिल पे करा रहे हैं, तो आप हर लेवल पे स्पीड को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेकंड वन क्या है कि आपने इनिशियल वर्कलोड जो है वो लो रखना है, पेशेंट के कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके एरोबिक थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंगली। थर्ड वन है कि आपने वर्कलोड को सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। और हमने उसमें क्या कहा था, 3 to 6 मिनट्स के लिए करते हैं हम फिटनेस वालों के लिए। जो एट रिस्क होते हैं उनमें हम 1 मिनट के लिए करते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जैसे उसको हार्ट का प्रॉब्लम है या उसकी ECG अब नॉर्मल आना शुरू हो गई है, तो फौरन से टेस्ट को टर्मिनेट कर दें, आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। और जब अवेलेबल हो तो साथ में पेशेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन है उसको भी मेजर करते रहें, ठीक है। इसके भी डिवाइसेस मिलते हैं। पर्पस क्या है, एक तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट में कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर फंक्शन कैपेसिटी जो है वो किस तरह की है। तो ये बेसिक पर्पस होता है स्ट्रेस टेस्टिंग का। हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए हार्ट डिजीज के पेशेंट का। खैर, ये सब कुछ कर लिया हमने, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई। स्ट्रेस टेस्टिंग को आप कब टर्मिनेट करते हैं, जब एंजाइना हो पेशेंट को, उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसमें ड्रॉप आ जाए, पेशेंट में लाइट हेडेडनेस हो, पेशेंट पैलर हो, पेशेंट में एकदम से साइनोसिस हो जाए, ब्लूइश हो जाए, वो नोजिया हो, तो ये वाली, या उसकी जो हमने ECG पे शायद आप लोगों ने ST सेगमेंट और T वेव्स के बारे में पढ़ा हो। अगर पेशेंट की ECG अब नॉर्मल हो जाए कि उसके जो ST सेगमेंट्स हैं वो, उसमें जो डिप्रेशन है
वो ग्रेटर देन 4 mm हो जाए तो उन सब केसेस में हम स्ट्रेस टेस्टिंग को टर्मिनेट कर देते हैं। पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाए या पेशेंट जो है वो खुद कहे कि बस अब इसको स्टॉप कर दें, तो उन सब केसेस में हम स्ट्रेस टेस्टिंग को स्टॉप कर देते हैं, हम ट्रेडमिल जो है उसको बंद कर देते हैं, हम स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करते पेशेंट की। ठीक है। दूसरा है मल्टी स्टेज टेस्टिंग। जैसे पीछे हमने मल्टी स्टेज टेस्टिंग में पढ़ा था कि आप जो है वो एक्सपायर्ड एयर के सैंपल लेते हैं और 4 to 6 आपने ट्रेडमिल की स्टेज बनाई होती हैं। हर स्टेज जो है उसमें आप ग्रेडिंग करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। बस इसमें क्या फर्क है कि 4 to जो 6 स्टेज आपने बनाई है उसमें 3 to 6 मिनट्स के लिए हम खड़ा कर रहे थे, इसमें हमने पेशेंट को 1 to 6 मिनट के लिए कराना है। ठीक है, कि मिनिमम जो है वो 1 मिनट तक हम पेशेंट को जो है वो स्टॉप करा सकते हैं। और इसका भी जो डिफरेंस है प्रोटोकॉल में वो यही है कि हर स्टेज के ऊपर आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को, एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है उनको चेंज करते रहते हैं। तो ये तो टेस्टिंग हो गई है एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट वन जो है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। डिटर्मिनेंट्स जो है आपके वो फिट प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम जिसको आप ड्यूरेशन कहते हैं एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसको आप मोड कहते हैं। तो ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, मोड, ये 4 बेसिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम के। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कितनी दफा आप एक हफ्ते में उसको कर सकते हैं। तो ये पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंगली डिफर करती है। 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप पेशेंट को करा सकते हैं और अगर ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं और उनको रिस्क भी है तो फिर आप प्रोग्राम 2 टाइम्स अ वीक पेशेंट को करा सकते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम की। नेक्स्ट वन है इंटेंसिटी। अब जो इंटेंसिटी है वो 2 चीजों पे बेस करती है, ओवरलोड प्रिंसिपल पे और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, और दोनों आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, ओवरलोड भी और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल भी। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो है, अगर आपने पेशेंट को कंडीशनिंग करानी है और उसका इनिशियल लेवल ऑफ फिटनेस जो है ये चीज उसकी कंडीशनिंग उसके इनिशियल लेवल ऑफ फिटनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने किसी हेल्दी यंग इंडिविजुअल की कंडीशनिंग करानी है तो उसमें आप क्या करते हैं, आप सिर्फ इतना उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं जो उसकी हार्ट रेट का 70% मैक्सिमम यूटिलाइज करे। ठीक है, कि 70% मैक्सिमम हार्ट रेट इज अ मिनिमल लेवल स्टिमुलस फॉर इलिसिटिंग अ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इन हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स। अगर सेडेंटरी और डीकंडीशन इंडिविजुअल्स हैं तो आपने सिर्फ ऐसी इंटेंसिटी एक्सरसाइज करानी है जो उसकी VO2 मैक्स को सिर्फ 40 to 50% तक यूज करती हो या जिसमें उसकी 40 to 50% तक सिर्फ ऑक्सीजन कंजम्पशन हो। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं कराते क्योंकि एक्सरसाइज जो इससे ज्यादा हो जाती हैं वो एग्जॉस्टिव हो जाती हैं और उसका ट्रेनिंग रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता। अब बात यह है कि मैक्सिमम हार्ट रेट और एक्सरसाइज हार्ट रेट आपको कैसे पता चलेगी कि पेशेंट में मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी है। मैक्सिमम हार्ट रेट और एक्सरसाइज हार्ट रेट को मेजर करने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक्सरसाइज हार्ट रेट को मेजर करना तो एक तो हम उसको कैरबोनल जो हमारे फॉर्मूला है उससे मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर हम 220 में से अपनी एज को माइनस कर दें तो जो पेशेंट का एक्सरसाइज हार्ट रेट है वो आ जाता है। ठीक है, अब जो कार्बोनेट फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सरसाइज हार्ट रेट किस चीज के इक्वल है कि हार्ट रेट आपका रेस्ट पे, पेशेंट रेस्ट पे था, आपने उसका हार्ट रेट मेजर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने उसको जब एक्सरसाइज कराई तो फिर आपने उसका हार्ट रेट मैक्सिमम ले लिया। तो हार्ट रेट जो रेस्ट पे है उसको आपने प्लस करना है 60 to 70% जो हार्ट रेट आपका मैक्सिमम है उसमें से आपने हार्ट रेट रेस्ट को माइनस किया। तो अगर आप उसको रेस्टिंग हार्ट रेट में प्लस करेंगे तो एक्सरसाइज का हार्ट रेट आ जाएगा। ये आपका जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू कि आप 220 में से एज को माइनस करें तो वो लेस एक्यूरेटली आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसको बताता है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम हार्ट रेट को हम मल्टी स्टेज टेस्टिंग से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सब मैक्सिमम कुछ टेस्ट होते हैं, हम उनके थ्रू भी हार्ट रेट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम हार्ट रेट जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है ड्यूरेशन, कि आपने एक्सरसाइज का ड्यूरेशन क्या रखना है। अगर आप मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 से 70% इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पेशेंट को 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करा सकते हैं। अगर आप पेशेंट को बहुत बिलो थ्रेशोल्ड की एक्सरसाइज करा रहे हैं तो वो आप जो है 45 मिनट्स तक करा सकते हैं।
अगर आप पेशेंट को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करा रहे हैं तो वो सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट तक ये कराना, एडुकेट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करानी। और अगर आप डीकंडीशनिंग लोगों को करा रहे हैं तो उस केस में 3 to 5 मिनट्स अगर आप डेली कराते हैं तो ये उन पेशेंट्स के लिए मोर देन एनफ है, इफेक्टिव है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप कराएंगे तो ऑब्वियस बात है, रिस्क फैक्टर है, डीकंडीशन पेशेंट्स हैं, तो 3 to 5 मिनट्स डेली पीरियड जो है ये इफेक्टिव होते हैं हमारे डीकंडीशन जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर। एक चीज जो रह गई है दैट इज टाइप और मोड ऑफ एक्सरसाइज। जो एरोबिक में हम टाइप या मोड ऑफ एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं उनमें मोस्टली हमारा जो एम है वो कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस को इम्प्रूव करना है। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम लार्जर मसल ग्रुप्स को इंक्रीज करते हैं, वो एक्टिवेट कराते हैं, लार्जर मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करने वाले एक्सरसाइज कराते हैं जो एरोबिक इन नेचर हो, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि साइकिलिंग, जैसे कि रनिंग। और हम इसमें ओवरलोड प्रिंसिपल और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखते हैं। तो एरोबिक का मोड क्या है कि आपने लार्जर मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना है, उनको आपने रिदमिकल मैनर में एक्टिवेट करना है, एरोबिक इन नेचर हो कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो, जैसे कि जॉगिंग, जैसे कि साइकिलिंग, जैसे कि रनिंग। और ये स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली होगी कि अगर आप साइकिलिंग में पेशेंट की परफॉर्मेंस एनहांस कर रहे हैं तो वो सिर्फ साइकिलिंग में होगी, वो ट्रेडमिल में नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये था सारा आज के लेक्चर के बारे में जो आपने एरोबिक के बारे में देखा है। किसी को इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन रेज कर सकता है। है ऐसी कोई बात जो समझ नहीं आई? नो मैम। आप लोगों ने Yes, एक्सरसाइज मैम, समझ फिजियोलॉजी में आ पढ़ी गया। होगी तो ये टर्म आप लोगों ने पहले पढ़ ली होंगी। सबने पढ़ी हुई एक्सरसाइज फिजियोलॉजी? यस मैम, ये कार्बोनल मेथड वगैरह हमने पढ़ा हुआ है यस सारा। मैम। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर? नो मैम, नो प्रिंसिपल ऑफ मैम। ओवरलोड वगैरह, कार्बोनल मेथड, ये इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टाइम एंड टाइप, ये सब लोग ये सब हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। जी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में रिस्पॉन्सेज भी होंगे कि हार्ट रेट कैसे इंप्रूव हो जाता है और रिस्पायरेटरी रेट कैसे बढ़ता है। ये सारी वो चीजें यस हैं मैम। जो एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड हैं। तो एक्सरसाइज यस मैम, ये फिजियोलॉजी में स्टेप आप टेस्ट लोग, वगैरह, फील्ड टेस्ट, मल्टी स्टेज टेस्ट, ये सब थे उसमें, डिटेल से ठीक थे। है, चलें फिर तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यस मैम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यस, असेसमेंट प्लान का बता दीजिए। असेसमेंट प्लान आपको नेक्स्ट सेक्शन में पता चल जाएगा। असेसमेंट प्लान जो है वो इंटायरली अब फैकल्टी के ऊपर है कि वो किस तरह से डिजाइन करता है। तो 5% तो आपके सीपी के होंगे और 60% आपका फाइनल का होगा। बाकी के जो 35% है उसमें मोस्ट प्रोबेबली 15% जो है वो मैं वाइवास लूंगी आपके। 5% सीपी है तो 20% हो गया। बाकी का जो 20% है वो हम इंशाल्लाह कोई असाइनमेंट या वीडियो प्रोजेक्ट रखेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. इसकी प्रॉपर जो ईमेल है वो मैं आपको कर दूंगी और मोडल पे भी डाल दूंगी। लेकिन अभी जो रफ सा है वो यही है कि 5% सीपी के हैं, 15% मैं आपके वाइवाज लूंगी और जो बाकी का 20% है वो असाइनमेंट या वीडियो प्रोजेक्ट की फॉर्म में होगा। और जो बाकी के 60% है वो अभी डिसाइड होने हैं कि वो ऑन कैंपस होंगे या वो फाइनल के हैं। ठीक है, 60%। मैम, वाइवा एक ही होगा ना? वाइवा 15% का है, 555 के शायद मैं 3 लूं या एक ओके मैम, 10% का लूं और एक 5% का लूं। वो भी सारी चीजें मैं डिसाइड करके आपको, ओवरऑल ठीक है एक रफ मैम। सा एस्टिमेट है वो यही है। ओके मैम। मैम असाइनमेंट या वीडियो प्रेजेंटेशन कोई एक ले लीजिएगा। जी, इनमें से कोई एक चीज होगी, 2 चीजें नहीं होंगी। ओके मैम, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ। बाकी लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।